हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत मस्त होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लास्ट सेशन में हमने डोमेन के बारे में बहुत चर्चा करी थी, है ना। आज के सेशन में हम पहले तो स्टार्टिंग में रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। और रेंज हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने क्या कर लिया था, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस की रेंज हमने निकाल ली थी। ये सीख गए थे हम लोग कि लीनियर अपॉन लीनियर टाइप की रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार हल्का सा क्विक रिकैप दे दूंगा रेंज के बारे में। उसके बाद में हम ग्राफ ग्राफ खेलेंगे, है ना, प्लेइंग विद ग्राफ। उसके बाद ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स में, आगे जाके कैलकुलस में, हर जगह ग्राफ की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ग्राफ से हम उसकी रेंज बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है और हमें पता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है, तो उसकी डोमेन एंड रेंज हम इजीली बता सकते हैं। एंड अगर डोमेन एंड रेंज पता है तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना। डोमेन रेंज की अच्छी नॉलेज है तो ग्राफ बहुत इजीली बना पाएंगे, ग्राफ अच्छे से जानते हैं तो डोमेन रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हैं ग्राफ को देख के। तो बड़े ही इंटरडिपेंडेंट टॉपिक है ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसके बाद अपन ग्राफ्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बाकी सब बढ़िया है यार। और क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर कुछ भी और हेल्प की ज़रूरत हो आपको कि सर ऐसा कर दीजिए, जैसे मैंने आपकी सारी बातें सुनी है ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास 11th के लिए वन शॉट लेके आ जाइए, तो बिल्कुल वो भी लेके आएंगे, है ना। क्लास 11th के वन शॉट्स, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इन सब की भी तैयारी चल रही है, चिंता मत करो। अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए, वन शॉट वीडियो, क्लास 11th के PYQ वीडियोस, है ना। दो मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। एक तो आइडिया ये कि वन शॉट लेके आ जाए, वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर कवर कर दें। ठीक है, जैसे पूरा टॉपिक बाइनोमियल ले लिया, बाइनोमियल को स्टार्ट से लेके एंड तक, बेसिक से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक कवर कर दें। दूसरा आइडिया ये कि उसी टॉपिक पे सिर्फ PYQ सेशन ले लिया हम। जैसे बाइनोमियल टॉपिक पकड़ा तो बाइनोमियल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेजरली सारे के सारे हम उठा ले और सारे सारे डिस्कस कर ले, क्योंकि जब PYQ भी डिस्कस करेंगे तो वहां से भी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कि क्या चाहते क्या हो आप, जरूर बताओ। जो चाहते हो वो सब मिलेगा। देखो, IIT के, JEE के एग्जाम के आखिरी दिन तक हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आपको जिस भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे रेडी हैं। JEE के एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक हम लोग साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप में से बच्चे बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आए, है ना। इस बार भी बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं और मुझे पता है कि दिस ग्राफ इज ओनली गोइंग टू गो हायर, और अच्छा ही आने वाला है आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट आप सबका। ठीक है, तो आपको अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हाँ जी, तो रेंज के बारे में मैंने क्या बताया था ना। रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। एक बार फिर से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिकैप करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ भैया रेंज होता क्या है। जैसे अगर हमारे सामने सवाल दे रखा है y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, y इज इक्वल टू f(x), जैसे कि हमने लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस देखे थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जैसे y इज इक्वल टू x+3/2x-1, इसकी अगर अपने को रेंज बतानी है, अभी जिस फॉर्मेट में लिख रखा है वहां पे डोमेन बताना आसान है। इधर मैं ये जरूर कमेंट कर सकता हूं कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। जैसे x की वैल्यू यहां पे 1/2 नहीं हो सकती है ना। अगर जैसे यहाँ पे 2x-3 कर दिया तो x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू के बारे में तो अपन इजीली कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। बट अगर हमें y की वैल्यूज निकालनी है, मतलब अगर आपसे रेंज पूछा गया है, दैट इज द वैल्यूज ऑफ y, तो इसी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। यही हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर देते थे, फिर देखते थे कि भैया y की कौन सी वैल्यू अपन नहीं रख सकते हैं। और लीनियर अपॉन लीनियर, पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट के अंदर एक ट्रिक भी बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, कि ट्रिक ये थी गाइस कि अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y निकालना, इतनी मेहनत से बचने के लिए आप डायरेक्टली यहां पे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं
कि y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन सी। y यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस a अपॉन सी नहीं हो सकता है। फिर लास्ट क्लास में हमने एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का देखा था, जिसके अंदर एक कॉमन टर्म आ गई थी, राइट। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एक कॉमन फैक्टर आ गया था, जैसे x-1 इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन 2x-1 इंटू एक्स माइनस थ्री, सपोज ऐसा लिखा हुआ है ना। है तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बट एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उस कॉमन फैक्टर को उड़ा दो आप, लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब भी आप कॉमन फैक्टर को उड़ा रहे हो तो एक चीज का हमें खास ख्याल रखना है। किस चीज का? कि देखो, अगर कॉमन फैक्टर को मैंने उड़ाया है तो यहां पे जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसकी कुर्बानी नहीं भूलने का, ये मत भूलना कि तुमने देखो x3 नहीं हो सकता है, x3 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और जब x3 नहीं हो सकता है तो y क्या नहीं हो सकता यहाँ पे? y कैन नॉट बी इक्वल टू 3-1 अपॉन 2 इंटू 3-1। देखो x की जगह पे यहाँ पे 3 रखा तो ये बनेगा 3-1 अपॉन 2 इंटू 3-1, तो y भी ये वैल्यू नहीं ले पाएगा। मतलब y कैन नॉट बी इक्वल टू 2 अपॉन 3 to the 6, 6-1 5, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/5, y 2/5 के इक्वल नहीं हो सकता। जब आपने ये उड़ाया है लीनियर फैक्टर तो इस बात का ध्यान रखना। अब अपने पास में जो बन रहा है वो है y इज इक्वल टू x-1 अपॉन 2x-1। अब लीनियर अपॉन लीनियर का ज्ञान लगाएंगे यहाँ पे कि y a अपॉन c के इक्वल नहीं हो सकता ना। a is the coefficient of x in the numerator, c is the coefficient of x in the denominator, so y cannot be equal to a upon c also, so y cannot be equal to 1/2 as well, है ना। लीनियर अपॉन लीनियर की जो गाथा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन वैसे करते हैं, उसकी बजाय डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करी कि y यहाँ पे 1/2 भी नहीं हो सकता। तो y यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, मतलब इसकी रेंज में से, इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक तो 2/5 क्योंकि ये कॉमन फैक्टर उड़ा था इस वजह से, x3 नहीं हो सकता तो y इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो 2/5 हम हटाएंगे एंड 1/2, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आएगी। तो जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा होता है जिसके अंदर से एक कॉमन फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके आगे, ठीक है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है उसकी रेंज कैसे निकालेंगे जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया तो कैसे निकालना है पता चल गया, बट अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसकी रेंज कैसे निकालनी है उसके अपन तरीके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल, फाइंड रेंज, यहां पे फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। बेसिक से चलेंगे, लॉजिकली सोचते हुए चलेंगे, ठीक है। बाद में मैं आपको स्टेप्स दे दूंगा, देखो किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो हमें रेंज बतानी है। रेंज बताने के लिए हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, देखो ये रहा सवाल। अब आंसर में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, देखो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, तो y इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो ऐसा बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। सारी टर्म को एक साइड लेके आओ, तो अब एक क्वाड्रेटिक हमें दिखाई दे रही है एक्स के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक दिखाई दी, देखो जरा ध्यान से, हाँ जी, इस तरीके से क्वाड्रेटिक दिखाई देगी। कैसे कि देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लेके आए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। एक्स वाली टर्म को साथ में लेके आओ, तो एक्स वाई और माइनस एक्स इस साइड जाके प्लस एक्स बन जाएगा, राइट। तो एक्स वाई प्लस एक्स में से एक्स कॉमन लिया तो वाई प्लस 1, इसके अलावा जो टर्म बची वो है वाई माइनस 1। तो ये हल्की सी कैलकुलेशन दिमाग में कर लोगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, समझ में आ गई बातें। तो एक तरीके से क्वाड्रेटिक हमने क्वाड्रेटिक का रूप दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबको एक साइड लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबको एक साइड लेके गए, एक क्वाड्रेटिक का रूप मिल चुका है ना। अब क्या करें इस रूप का, देखो भैया कि हमें x को इन टर्म्स ऑफ y बताना है, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है, फिर देखना है कि y कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएगा। x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे y कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक से, और x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या रखते हैं,
ठीक है, ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करेंगे नहीं, यहां पे अपन ऐसे करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। अब इधर कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे कि देखो ये जो भी डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट y के टर्म्स में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहां पे क्या है, b की वैल्यू y प्लस 1 है, ठीक है, a की वैल्यू y माइनस 1 है, c की वैल्यू y माइनस 1 है, ठीक है। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द कांस्टेंट टर्म, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज c। तो इस तरीके से a b c दिखाई दे रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि y के टर्म्स में आने वाला है, देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, है ना, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है y माइनस 1 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी y माइनस 1। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि है ना, इसको मर्यादा में रहना, अपनी अंडर रूट के अंदर है। इसकी मर्यादा क्या है अंडर रूट की, भैया अंडर रूट में कोई भी चीज है, अंडर रूट में कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनेंट है, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इसकी मर्यादा बोलती है। तो ये कंडीशन लगाएंगे। अब ये एक इनइक्वालिटी बन रही है इन टर्म्स ऑफ y, कैन यू सी दिस, दिस इज एन इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ y। इस इनइक्वालिटी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ y की रेंज ऑफ वैल्यूज मिलने वाली है ना। इस इनइक्वालिटी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की रेंज ऑफ वैल्यूज मिलने वाली है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में एक और स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि लास्ट में चेक करने वाला होता है, उसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे उस एग्जांपल के थ्रू। बट यहां पे पहले तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक साइड लेके गए, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगा देंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली कहानी मैंने आपको इसीलिए बताई है ताकि आपको रीजनिंग समझ में आ सके कि हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं। बाकी जनरली मैं आपको जब स्टेप्स लिखवाऊंगा तो स्टेप्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक साइड लेके गए और कंडीशन लगा दी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगा देंगे सबको एक साइड लाके, ठीक है। तो ये स्टेप्स है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, आप चाहो तो यहीं से ही फैक्टर बना सकते हो। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर आप चाहो तो यहीं से बना दो, या फिर इसको एक्सपैंड कर दो फिर फैक्टर्स बना दो, जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा है, या तो चलो मैं एक्सपैंड ही कर देता हूं। तो एक्सपैंड करेंगे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन रहा है, y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गया, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर दैट विल बी माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y, राइट, प्लस 2y प्लस 8y दैट विल बी प्लस 10y प्लस 1 माइनस 4 है ना, माइनस 4 हो रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा बन रहा है। तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसा आ गया 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि अपन ने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसके फैक्टर्स बना दो, तो माइनस 10y को आप लोग ब्रेक करोगे किस में, माइनस 9y माइनस y में, माइनस 9y माइनस y इज माइनस 10y एंड माइनस 9 एंड माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन देखो प्लस 9 हो रहा है जो कि a एंड c का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये कुछ बेसिक सी बात है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए लगाते हैं, तो ये बन रहा है 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इनइक्वालिटी का ध्यान रखें, लेस देन और इक्वल टू 0 चल रही है अभी इनइक्वालिटी। 3y स्क्वायर एंड 9y में से 3y कॉमन चला जाएगा, तो ये बन रहा है 3y टाइम्स y माइनस 3, और इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो 3y माइनस 1, दूसरा y माइनस 3, ठीक है। तो थोड़ी जगह बचाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली फैक्टर्स 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, या फिर इधर ही मैं थोड़ी और जगह बचा लेता हूँ, ठीक है। 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके ये दो फैक्टर्स बन गए है ना, अपन ने दिखा दिया कैसे फैक्टर्स बन रहे हैं, बस वैसे ही बन रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स। अब गाइस
इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड अपन लोग यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो याद कर लेना किसको, वेवी कर्व मेथड को, कि जब भी प्रोडक्ट आ जाए दो चीजों का लेस देन और इक्वल टू जीरो दे रखा हो, तो यहाँ पे अपन क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। ये वाला फैक्टर y इज इक्वल टू 3 पे साइन बदलेगा, ये वाला फैक्टर y इज इक्वल टू 1/3 पे साइन बदलेगा, राइट। 3y माइनस 1 कहां जीरो होता है, y इज इक्वल टू 1/3 पे। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन, एंड यहां पे फिर से पॉजिटिव साइन मिल गया। अपने को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ये नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। लेस देन और इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन अपने को मांगता है। तो y कहां से कहां तक आ चुका है, 1/3 से 3 के बीच में आ गया, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इज y बिलोंग्स टू 1/3 क्लोज ब्रैकेट टू 3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। अभी क्लियर है इतनी बात है। दैट विल बी द फाइनल आंसर कि 1/3 क्लोज ब्रैकेट टू 3 क्लोज ब्रैकेट। अब वो मैं जो चेक करने का एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा था कि एक आखिरी स्टेप में चेक भी करना होता है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है चेक करने का, कि बस आप ये देखो कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, तब ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब यहां पे y माइनस 1 को अगर मैं इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, ठीक है, y माइनस 1 को जीरो कर दिया, मतलब y की वैल्यू यहां पे 1 आ गई। तो y की वैल्यू अगर 1 आ गई और y की वैल्यू 1 मैं यहां पे रख देता हूं, तो कुछ x की वैल्यू मिल रही है ना। बस बात इतनी सी है कि अगर यहां पे y इज इक्वल टू 1 रख दिया तो x की वैल्यू कुछ मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को क्लियर करता हूं, है ना। जब तक ये एग्जाम्पल है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देखो फिर से अपने को रेंज बतानी है, फाइंड रेंज, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर अपने को रेंज बतानी है क्या होने वाली है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सबको एक साइड लेके जाऊंगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाऊंगा। ये कहानी क्लियर सबको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, इन द राइट हैंड साइड वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ये बनेगा वाई माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू तभी तो आएगी, y को अपनी मर्यादा में रहना है ना। x की एक रियल वैल्यू आनी चाहिए, x की रियल वैल्यू आने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इसका बन रहा है बी स्क्वायर विच इज वाई माइनस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है y माइनस 1, सी की वैल्यू है y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे b क्या है, b तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। देखो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज c, है ना। क्लियर है इतनी बात है। तो b स्क्वायर, b का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ आई विल सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कॉमन फैक्टर जो जा रहा है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, पहले तो अपन ने जो कॉमन फैक्टर जा रहा है, जैसे y माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, उसको कॉमन लिया, तो y माइनस 1 कॉमन गया, तो यहाँ पे y माइनस 1 होल स्क्वायर की बजाय सिर्फ y माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, -4 टाइम्स यहाँ पे y माइनस 2 बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। मैं पूरा फैला नहीं रहा हूं, आप ये भी कर सकते हो कि देखो पूरा फैला दो, फिर देखो क्या कोई क्वाड्रेटिक बन रही है, उस क्वाड्रेटिक के लास्ट में फैक्टर्स बना दो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। या फिर बिना फैलाए आप क्या कर सकते हो, इसमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कॉमन निकाल लिया। ओके, अब देखो यहां पे y माइनस 4y, y माइनस 4y माइनस 3y होता है। एक फैक्टर तो देखो y माइनस 1 एज इट इज, y माइनस 4y माइनस 3y हो जाएगा, -1 प्लस 8, -4 इंटू -2 प्लस 8, तो -1 प्लस 8 अब प्लस 7 बन गया। ये छोटे छोटे स्टेप्स खा लेना चाहिए आपको ना, ये हल्का फुल्का स्नैक्स की तरह खाना सीखो स्टेप्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। जैसे यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली इस साइड लेके आ गए, स्टेप्स खा गए, तो ये चलता है, मतलब ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ये एग्जामिनेशन में ठीक रहता है ना, एग्जामिनेशन में नहीं तो एक एक स्टेप लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब -3y प्लस 7 को अगर मैंने 3y माइनस 7 किया तो इनइक्वालिटी क्या पलट जाएगी क्या,
-3y+7 को 3y-7 किया तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की जगह लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि 7/3 एंड 1 एंड 7/3 ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन, इधर पॉजिटिव साइन। देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 7/3। हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 इस वाले पोर्शन में मिल रहा है। इक्वालिटी है तो मतलब 1 एंड 7/3 को इंक्लूड करेंगे, तो यहां पे y की वैल्यू आ गई, y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 7/3। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि अब इसको एक फाइनल पड़ाव पार करना है, जो कि चेक करना, किस पे चेक करना कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए तब कोई दिक्कत आ रही है क्या। और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए तो दिक्कत क्या आ रही है, समझो जरा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया, मतलब जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, है ना। जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, ठीक है। तो एट y इज इक्वल टू 1, है ना, y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना, y-1 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, सिर्फ y-2 वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है। सिर्फ y-2 वाला फैक्टर बचेगा, मतलब 1-2 बच रहा है ना, y की जगह 1 रखते ही 1-2 बच रहा है, मतलब ये -1, तो 1-2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये पंगा हो गया यहाँ पे, देखो कि y इज इक्वल टू 1 पे ये बन गया 1-2 इक्वल टू 0, मतलब -1 इक्वल टू 0, जो कि अलाउड नहीं है। तो मतलब y इज इक्वल टू 1 को हमें हटाना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर होगा गाइस, जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 7/3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। y इज इक्वल टू 1 हमने हटा दिया है। y इज इक्वल टू 1 क्यों हटाया, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 रखते ही यहां पे y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब सुनो और बातें, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं आपके लिए, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। थोड़ा और सिंप्लीफाई क्या करना चाहिए, लॉजिक समझेंगे कि देखो y इज इक्वल टू 1 रखा तो दिक्कत आएगी, है ना, y इज इक्वल टू 1 पे दिक्कत आएगी, है ना। कोई बच्चा डायरेक्टली भी देख सकता है कि न्यूमरेटर यहां पे डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये थोड़ी लॉजिकल बातें कर रहा हूं मैं, है ना, थोड़ी सी लॉजिकल बातें कि यार देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो y की वैल्यू एग्जैक्टली 1 तो नहीं हो पाएगी। y की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ओके सर, ये समझ में आई बात। दूसरी बात, अब मैं ट्रिक बताता हूं गाइस। ट्रिक ये है कि अगर a एंड b की वैल्यू सेम आ रही है, अगर a एंड b की वैल्यू सेम आ रही है तो उस वैल्यू को हटा दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सेम आ रहा है तो y की उस वैल्यू को अपने आंसर से हटा डालो, ठीक है। सिंपल ट्रिक, बहुत ही आसान, कि अब आपको याद रहेगा कि यार अगर ये दोनों सेम आ गया तो y इज इक्वल टू 1, पहले तो सॉल्व कर लो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा के पूरा सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर निकाल दिया। अब इसमें से हमने y इज इक्वल टू 1 हटा देंगे। देखो क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 7/3 आ रहा था, y इज इक्वल टू 1 हटा के ओपन ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 7/3 हमने फाइनल आंसर दे दिया है। तो जब भी a एंड b सेम आ जाए तो उस चीज को हटा डालो, ठीक है। ये चीजें ना आप अपने लैंग्वेज में खुद से हिंदी में लिख दीजिए, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में खुद से लिख दीजिए कि जब भी a एंड b आपस में इक्वल आ रहे हैं तो उस वैल्यू को हटा देना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखेंगे गाइस, यहां पे देखो, यहां पे a एंड b डिफरेंट आ रहा था, a y-1 था, b y+1 था, तो इसलिए y इज इक्वल टू 1 हमने इंक्लूड कर लिया। बट अगर ये सेम आ रहा है ना तो उस वैल्यू ऑफ y को हम लोग हटा देंगे फाइनल आंसर से, ठीक है। तो यहां पे यही हमारा फाइनल आंसर आ गया था, देखो क्लोज ब्रैकेट 1/3 टू क्लोज ब्रैकेट 3। आर वी क्लियर, सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में ये सारे स्टेप्स हम लोग याद रखेंगे, है ना। स्टेप्स क्या है, चलो मैं लिखवा देता हूं आपको। स्टेप्स टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिस्क्लेमर दे देता हूं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। डिस्क्लेमर यहां पे दे देते हैं, नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि जब कॉमन फैक्टर आके कैंसिल आउट हो जाता है, जब लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है कैंसिल आउट होने के बाद में, तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। बट अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड
मेक अ क्वाड्रेटिक, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रिंग एवरी टर्म टू द सेम साइड, है ना, ब्रिंग एवरी टर्म टू सेम साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, हर एक टर्म को सेम साइड में लेके आ जाने का, तो उससे क्या हो जाएगा, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना, तो उससे क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार की क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, सबको एक साइड लेके आएंगे तो इस प्रकार की एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, जहां पे ए बी कुछ वाई के टर्म्स में, बी भी वाई के टर्म्स में, सी भी कुछ वाई के टर्म्स में मिलने वाला है। सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, ये कंडीशन लगा देनी है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड सॉल्व, है ना, एंड सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ये करके इनइक्वालिटी सॉल्व करो। ठीक है, तो इधर से हमें रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई मिल जाएगी, है ना, यहां से वाई की रेंज मिलेगी। ठीक है, यहां से वाई की रेंज मिल जाएगी। अब जो स्टेप 3 है, जो कि वेरिफिकेशन है ना, केवाईसी करवा रहे हैं स्टेप 3 के अंदर, वेरिफिकेशन स्टेप, वेरिफिकेशन स्टेप। ठीक है, वेरिफिकेशन स्टेप के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी है। ट्रिक क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सेम आ रहा है तो वो वैल्यू ऑफ वाई हटा दो, है ना। वेरिफिकेशन स्टेप ये है कि इफ अगर एक्स स्क्वायर एंड एक्स का कोफिशिएंट सेम हो तो क्या करने का, तो वो वैल्यू ऑफ y को हटा दो। बस यही 3 स्टेप है जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सेम है, जैसे यहां पे ये सेम आ गया, तो हमने y इज इक्वल टू 1 हटा दिया है अपने आंसर से। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। सिंपल है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये जनवरी 19 में बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। वैसे मैं बता दूं, ये जो ट्रिक है ना, वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सबके लिए काम चलेगी, है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इन सब के लिए काम कर रही है। तो वैसे तो ये अपने पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, बट सेम इसी तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, कि देखो एफ एक्स क्या है, वाई है, क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इस साइड लेके आया, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को बिठाया, फिर एक्स वाली टर्म आई जो कि माइनस एक्स है, इसको बिठाया, फिर जो बचा है वो है y इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक दिख गई अपने को x के टर्म्स में। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाया, मतलब b स्क्वायर, b यहां पे है -1, देखो b -1 है ना, सिक्वेंशियली लिखते हैं, हायरार्की देखो क्या है, a क्या है y, a is the coefficient of x square which is y, b is the coefficient of x which is -1, c is the term independent of x which is y। तो a b c को लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, दैट इज +1, -4 इंटू ए की वैल्यू है y और c की वैल्यू भी क्या है y। तो बी स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 1 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर -1 के बारे में क्या बोला जाएगा, मतलब इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4y स्क्वायर -1 बन जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, वो बन गया लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इफ 1 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 4y स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, विच इज 2y -1 इंटू 2y + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इधर से अपने पास आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 क्लोज ब्रैकेट।
देख रहे हो कैसा आया? वेवी कर्व मेथड से है ना, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 एंड -1/2, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट +1/2, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, ये वाला पोर्शन चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 वाला पोर्शन चाहिए, जो कि -1/2 से 1/2 के बीच में मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और हमें इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं हटानी भी नहीं है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम नहीं है, ठीक है? तो हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे y की हटाने की जरूरत है नहीं। आर वी क्लियर कि हमें y इज इक्वल टू 0 हटाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, सर y इज इक्वल टू 0 हटा दे क्या? कोई हटाने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 आ रहा है, मतलब ये ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? 0,0 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर x को 0 रखोगे तो y 0 ही आ रहा है, क्यों हटाना है इसको? y इज इक्वल टू 0 को क्यों हटाना है, जरूरत ही नहीं है। और बाकी आप ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम आ रहे हैं तो तभी उसी वैल्यू को अपने को हटाने का है। आर वी क्लियर? तो ये वेरिफिकेशन स्टेप भी आई होप इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने लीनियर बाय लीनियर लास्ट क्लास में, फिर लीनियर बाय लीनियर की हमने एक है ना वेरिएशन देखी थी लास्ट क्लास में, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करी जा चुकी है। ये वाला कॉमन फैक्टर है जो कि कैंसिल आउट हो गया, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात हो गई है। तो चलो ये कुछ नया है, ये हमने नहीं किया था क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेंज हमें बतानी है tan ऑफ पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग लिखा है, ठीक है? tan ऑफ पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग लिखा है। अच्छा ये बात सबको पता है कि tan ऑफ n पाई क्या होता है? 0 होता है अगर n कोई भी इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू z। अगर कोई भी इंटीजर ले रहे हो, tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी तो वही चीज लिखी है ना यार, कि tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये कोई इंटीजर होने वाला है ना, ये भी वही चीज लिखी है कि tan ऑफ सम पाई इंटू सम इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही देगा गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही देने वाला है। और डिनोमिनेटर में कुछ x² -3x + 4 लिखा है ना, ये है y इज इक्वल टू दिस, इस टाइप का फंक्शन है। तो tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो 0 होता है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे 0 बन गया, ओवरऑल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। मतलब y हमेशा 0 ही रहने वाला है, इसकी रेंज हमेशा 0 ही आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है। तो कई बार इस टाइप के दिखने में थोड़ा सा बदसूरत क्वेश्चन है, बट उतना ही स्वीट और इतना ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इसकी जो रेंज हो गई, रेंज में एक ही एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, कि रेंज इज है ना y बिलोंग्स टू 0, बस एक ही एलिमेंट आ रहा है रेंज में, विच इज 0, दैट्स इट, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड। कॉट स्क्वायर ऑफ समथिंग, कॉट स्क्वायर ऑफ x - π/4 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, तो आपको पता है कि कॉट थीटा -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले लेता है। कॉट ऑफ थीटा -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले लेता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इन्फिनिटी होने वाला है। मतलब ये 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज धारण कर लेगा। कॉट का आप लोग ग्राफ भी जानते हो, ठीक है? अच्छा कॉट थीटा के बारे में कुछ बातें यहाँ पे कर लेता हूं मैं। y इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, पता है क्या यहाँ पे थीटा क्या नहीं हो सकता? थीटा कौन सी वैल्यू नहीं धारण कर सकता यहाँ पे? थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई। ये कुछ बेसिक बात है कि थीटा n पाई नहीं हो सकता, बिकॉज उसके ऊपर कॉट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है? और बट अगर n पाई के आसपास हो तो कॉट इन्फिनिटी को भाग जाता है उसके अंदर, ठीक है? तो थीटा यहाँ पे n पाई नहीं हो सकता है। बाकी अगर इसकी रेंज देखी जाए तो रेंज -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज धारण कर लेगा, एंड स्पेशली एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 इंटू π/2। ध्यान रखना गाइस, क्या होता है इन वैल्यूज पे, इन पे डिफाइंड होता है ना? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan नहीं डिफाइन होता है, tan नहीं डिफाइंड होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, पर कॉट डिफाइंड होता है और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ये कुछ बेसिक सी बात है। अब कॉट स्क्वायर ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है बेसिकली अपने सामने, और कॉट स्क्वायर थीटा 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले लेगा। मतलब इसकी जो रेंज आएगी, द रेंज विल बी क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी। बहुत सारे और क्वेश्चन करने वाला है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में ऐड करते रहना,
है ना। लॉग ऑफ समथिंग है, इसकी हमें रेंज बतानी है। तो जब भी अगर लॉग ऑफ समथिंग की रेंज आए तो पहले तो इसके बारे में सोचो कि ये कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है। 5x² माइनस 8x+4। तो जब भी मेरे को क्वाड्रेटिक के साथ डील करना होता है ना, सबसे इजी तरीका मैं क्या लेता हूं क्वाड्रेटिक के साथ डील करने का, जैसे 5x² माइनस 8x+4। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मेरे सामने है। मुझे पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है अपवर्ड पैराबोला होने वाली है और ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा x इज इक्वल टू -b/2a पे। ठीक है, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -d/4a, है ना। x इज इक्वल टू -b/2a पे ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, बट मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो होगी -d/4a। ठीक है, तो ये मिनिमम अचीव करेगा, है ना। तो दिस विल अटेन minimum value at x is equal to -b/2m, है ना। तो -8/5 -8/10, सॉरी, ठीक है। -b/2a इसी के इक्वल होगा। माइनस ऑफ, देखो b की वैल्यू क्या है, -8 है, तो -8 + 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। 2 टाइम्स a डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इस पे मतलब x इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करोगे तो 4/5। x इज इक्वल टू 4/5 पे ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो x इज इक्वल टू 4/5 यहां पे रख के देख लो, कैलकुलेशन कर लो, वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। या तो आप डायरेक्टली -d/4a कैलकुलेट कर दो, तो वो आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, या फिर आप x की वैल्यू निकाल लो, जो कि आप ओरली निकाल सकते हो x की वैल्यू की, x की किस वैल्यू पे, -b/2a। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि -b/2a इज 8/10, और x की वैल्यू अगर 8/10 विच इज बेसिकली 4/5, वो यहाँ पे पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, x की जगह 4/5 रखा तो 5 टाइम्स 4/5 मतलब 16/25, 4/5 का स्क्वायर विच इज 16/25, माइनस 8 टाइम्स 4/5 + 4, ये वो मिनिमम वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 5 25, ये कैंसिल आउट होके डिनोमिनेटर में 5 बचेगा। 16 - 32 है ना, 16 - 32 मतलब -16/5, तो ये बन रहा है 4 - 16/5, है ना, +4 - 16/5। एलसीएम लोगे तो 5 4 20, 20 - 16 विच इज 4/5। तो वही मिनिमम वैल्यू है ना, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। और अगर आप -d/4a कैलकुलेट करना चाहते हो तो -d/4a की भी वैल्यू 4/5 ही आने वाली है। तो किसी भी अप्रोच के थ्रू चले जाओ, ठीक है, -d/4a कैलकुलेट करोगे वो भी 4/5 ही आएगा, राइट। तो जो लॉग के अंदर एक्सप्रेशन लिखी है उसकी मिनिमम वैल्यू 4/5 है, और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक इंफिनिटी तक जा सकती है। तो यहां पे रेंज ऑफ fx आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट log ऑफ 4/5 टू इंफिनिटी, है ना। लॉग के अंदर का जो मसाला है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 4/5 है, तो log ऑफ 4/5 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम ये इंफिनिटी तक जा सकता है ना। क्लियर। तो ये जो क्वाड्रेटिक अपन ने देखी ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी ही है ये क्वाड्रेटिक। कई बार ऐसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक दे दे इस प्रकार की गाइस, जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड रेंज। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू log ऑफ x² - 4x+3, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये नेगेटिव भी होती है। x² - 4x+3 का अगर ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² - 4x+3, है ना, y इज इक्वल टू दैट, इसका ग्राफ है, जो कि x एक्सिस को 1 और 3 पे कट करती है। बताइए ये बात है ना, ये x एक्सिस को x इज इक्वल टू 1 एंड डेट x इज इक्वल टू 3 कट करेगी। तो x की वैल्यू हमें पता है 1 से 3 के बीच में तो नहीं रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि 1 से 3 के बीच की वैल्यू रखोगे तो लॉग में नेगेटिव रख दिया, लॉग में नेगेटिव रख दिया, गलत बात हो गई, है ना। और वहीं पे अगर आपसे डोमेन भी पूछ ली जाए, जैसे फाइंड रेंज एंड डोमेन,
अगर आपको इससे डोमेन पूछा जाए तो आप कंडीशन यही तो लगाओगे ना गाइस कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके दो फैक्टर्स बन गए जो बन रहे हैं x-3 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। तो इधर से अपने पास x की वैल्यू आएगी -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। देखो जरा, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, मतलब या तो x की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए या फिर 3 से बड़ी आनी चाहिए। वो वेवी कर्व मेथड से मैंने बताया है। वही चीज अपन ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि या तो 1 से छोटी या 3 से बड़ी x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी लॉग के अंदर है ना इसको मर्यादा में रहने का है। तो ये तो चलो डोमेन की बात कर ली। अब अगर अपन रेंज की बात कर रहे हैं कि यार रेंज कहां से कहां तक है, मतलब y जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक ले सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो चीज है वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकती, बट जीरो के करीब तो जा ही सकती है ना। 0+0 से जस्ट बड़ी वैल्यू हो सकती है। और ln ऑफ 0+ इज -∞ है ना, ये -∞ को अप्रोच करेगा। लॉग के अंदर अगर 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखी गई है और लॉग का बेस 1 से बड़ा है, अगर ये बेसिक्स है लॉगरिथम के, है ना। इसके ग्राफ से भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x। ये ग्राफ रहता है y इज इक्वल टू ln x का। और हमें पता है कि जब x 0 के जस्ट राइट में वैल्यू है ना, x 0 के जस्ट राइट में वैल्यू है तो y -∞ को जा रहा है। तो x अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो y -∞ से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक है। x अगर 0 के जस्ट राइट में है तो y -∞ तक भी जा सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से जस्ट बड़ी भी हो सकती है ना, जस्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यूज धारण कर रही है, ठीक है। तो ये जो y की रेंज आएगी, y बिलोंग्स टू -∞ से +∞ तक की पूरी ही वैल्यूज आ जाएगी। दैट विल बी द रेंज फॉर दिस क्वाड्रेटिक ln ऑफ दिस, है ना। ln ऑफ दिस क्वाड्रेटिक की रेंज कहां से कहां तक आ गई, -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज आ गई। क्यों आ गई -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज? क्योंकि यहां पे ये 0 के जस्ट करीब भी जा सकता है। तो जब ये 0 के करीब जाएगा मतलब ये 0 तो होती है ना 3 के ऊपर। 1 से 3 की वैल्यूज चलो हम नहीं ले रहे हैं, बट 3 से जस्ट बड़ी वैल्यूज तो ले ही सकते हैं ना। जैसे देखो ओपन ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखी तो ये 0 के करीब चला गया, 0 के करीब चला गया तो ये -∞ को पहुंच जाएगा। तो ये -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले रहा है। अब एनालाइज करो, देखो एनालाइज करना खुद से सोचना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू ही 4/5 आ रही थी, है ना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है -b/2a, -d/4a, एंड ये इसकी मिनिमम वैल्यू है y की वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 4/5 है, तो इस फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू ln ऑफ 4/5 आ गया। और ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, और लॉग के अंदर जब आप इन्फिनिटी तक की वैल्यू ले जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी तक का सिलसिला पहुंच जाएगा, है ना। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं लॉग के अंदर, है ना। मेरे को कुछ और एग्जाम्पल्स दिमाग में याद आ रहे हैं कि एक इस टाइप का एग्जाम्पल देखो, है ना। फाइंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। अगर ऐसा सवाल दे रखा है y इज इक्वल टू ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ln के अंदर इस बार क्या रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है। अब डोमेन के बारे में कमेंट करना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में क्या जानते हो आप? सब बच्चा जानता है, देखो, है ना। अफ्रीका का बच्चा भी जानता है, कहीं के भी बच्चे से पूछो, वो ये बोलेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 वैल्यू नहीं अचीव कर पाएगा। देखो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू ले लो, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर एग्जैक्ट 0 अलाउड ही नहीं है। लॉग के अंदर एग्जैक्ट 0 अलाउड ही नहीं है, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एग्जैक्टली 0 कहां होता है? हाँ जी सोचो, इंटीजर्स पे होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3000 याद है, एग्जांपल याद है आप लोगों को? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3000 0 के इक्वल आता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटीजर इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x कैन नॉट बी इक्वल टू एन इंटीजर, या फिर कैपिटल Z से भी, या चलो कैपिटल I से ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। x की कोई भी वैल्यू ले लेना, बट इंटीजर मत लेना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ये डोमेन हो गई। अब रेंज सोचो, रेंज क्या है? यहां पे y की वैल्यूज हो गई। अब रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है। आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है कि भैया इसके अंदर इनपुट कहां से कहां तक का रखा गया है। तो इनपुट आप बोलोगे कि इनपुट जो है वो 0 से 1 का रखा गया है ना। जब ये लिखा है y इज इक्वल टू ln ऑफ समथिंग, और ये जो समथिंग है ना, ये जो इनपुट है
वो हमने ऑब्जर्व करके ये बात समझ ही ली है कि ये जो समथिंग है वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है, जीरो से वन के बीच का इनपुट है। और जब लॉग के अंदर जीरो से वन के बीच का इनपुट जाएगा तो ये जो लॉग है वो कहां से कहां तक की वैल्यूज देगा, है ना। लॉग कहां से कहां तक की वैल्यूज देगा, वाई कहां से कहां तक आएगा। तो जब आपने जीरो रखोगे ना, जीरो के जस्ट राइट में, तो ये माइनस इंफिनिटी पहुंच जाएगा लॉग। और वन वन को जाओगे तो ln ऑफ वन जीरो को जाएगा, है ना। ln ऑफ वन कितना होता है, जीरो। और यहां पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये एग्जैक्टली वन नहीं हो रहा है, वन को अप्रोच कर रहा है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। इसी बात को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो ग्राफ से भी समझना है इसी बात को। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। अब x मैंने क्या बताया, कहां से कहां तक है, x जीरो से वन के बीच में है ना। x जीरो से वन के बीच की वैल्यू है, जिसके अंदर जीरो भी ये नहीं ले रहा है, वन भी नहीं ले रहा है। देखो क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट वन के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट वन के इक्वल नहीं हो सकता, 0.99 तक जा सकता है। तो इसके बीच की वैल्यूज ले रहा है ना, बस इतना सा पोर्शन। तो इतना सा पोर्शन मतलब ये इतना सा ही ग्राफ अपने को देखने को मिल रहा है। और ये ग्राफ देखो कहां से कहां तक है ना, ये जीरो तक जा रहा है। और मिनिमम वैल्यूज ग्राफ की कितना नीचे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक यहाँ पे y की वैल्यूज होने वाली है। दिस इज द रेंज ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। क्लियर है इतनी बातें सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। cos ऑफ 2 sin x, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसकी सारी वेरिएशन देख चुके हैं हम लोग। cos ऑफ 2 sin x, cos ऑफ 3 sin x, cos ऑफ 4 sin x, sin ऑफ 2 cos x, sin ऑफ 4 cos x, सारी वेरिएशन हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, इसकी भी हमें रेंज बतानी है, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज कि एफ एक्स लिख रखा है 3 टाइम्स साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग। अब साइन के अंदर मैं फिर से देखूंगा कि इनपुट कहां से कहां तक आ रहा है, क्योंकि रेंज होती है वाई की वैल्यूज, है ना। वाई कहां से कहां तक होगा, डिपेंड करता है कि इसके अंदर इनपुट किधर से किधर तक का पुट कर रहे हो, ठीक है। जेई 1983 में पूछा हुआ बहुत ही सिंपल सा सवाल, ठीक है। तो इनपुट जो है वो है पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। जब x जीरो हो जाएगा तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा क्या गाइस। लॉजिकली सोचना कि जब x जीरो हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, जब ये एक्स स्क्वायर जीरो होगा तब ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा क्या, क्या बोलते हो गाइस, है ना। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम पूछूं कि भैया इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम आप बोलोगे कि अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 ही होगा इसका मैक्सिमम, विच इज पाई बाई 4। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाई 4 तक जा सकती है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाई 4। और अगर मैं इसी के बारे में मिनिमम पूछूं, मिनिमम ऑफ दिस थिंग, मिनिमम ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ ये मिनिमम से मिनिमम कहां तक जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जब x पाई बाई 4 हो जाएगा, जब x पाई बाई 4 होगा तो ये जीरो बन जाएगा, दैट इज मिनिमम। और अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ समथिंग है, जीरो से जो छोटा तो हो नहीं सकता ना, जीरो से लेफ्ट में तो और कम तो अपन कर नहीं सकते। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे आएगी, है ना। मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, विच इज जीरो ओनली, राइट। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, दैट इज जीरो। तो साइन के अंदर जो इनपुट रखा जा रहा है वो कहां से कहां तक रखा जा रहा है, जीरो से पाई बाई 4, ठीक है। ये अपने पास में फंक्शन दे रखा है, ऐसे समझेंगे। फंक्शन दे रखा है 3 टाइम्स साइन ऑफ सम मसाला, है ना, सम मसाला। और साइन के अंदर का जो मसाला है, इस मसाला के ऊपर अपन ने ऑब्जर्वेशन ये लगा दी कि भाई ये जो मसाला है वो जीरो से पाई बाई 4 के बीच का मसाला है ना। ये जो मसाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4 का मसाला है। तो अब अपने को समझ में आ गया कि भैया अगर साइन के अंदर जीरो से पाई बाई 4 की वैल्यू रख रहे हो तो ये कहां से कहां तक की वैल्यू लेगा। एफ एक्स अपने पास में वैल्यू लेने वाला है, ठीक है, मतलब वाई अपने पास वैल्यू लेने वाला है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इधर y बिलोंग्स टू, हाँ जी समझ में आ गया बातें, y बिलोंग्स टू
3 टाइम्स साइन ऑफ 0 टू 3 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 4, इसके बीच की वैल्यूज ले लेगा। 3 टाइम्स साइन ऑफ 0 से 3 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 4 के बीच की वैल्यू लेगा, मतलब ये 0 से 3 बाई रूट 2 के बीच की वैल्यूज लेने वाला है। ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज द रेंज। ये रेंज हो गई, ठीक है। अगर डोमेन पूछी जाए तो डोमेन में आपको बस इतनी सी कंडीशन लगानी है कि जो अंडर रूट के अंदर का मसाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, तो वो इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। बट डोमेन नहीं, यहाँ पे रेंज पूछा गया है। डोमेन तो बहुत ही क्योंकि ईजी है तो इसलिए मैंने पूछा ही नहीं डोमेन। ईजी चीजें क्या पूछनी आप लोगों से, आप मतलब फोड़ू लोगो यार, ईजी चीजें नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ जी, ये मतलब मेरे को अच्छा लगता है यार, ये सवाल ना बहुत ही उम्दा सवाल लगता है ना, गणों ही चौको सवाल है। देखो सुनेंगे यहाँ पे बात ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एन एक्स, इसके लिए क्या पूछा गया है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी बता दो मुझे, डोमेन एंड रेंज, और रेंज भी मुझे बता दो कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, सब मुझे है ना पता लगाने का है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है तो उसको अपनी मर्यादा में रहना है ना, इसको 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एल एन एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बातों को, x इज इक्वल टू 1 पे ही तो log 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 पे ही log 0 होता है, तो x 1 नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर, ठीक है, ओके। तो और साथ के साथ x log के अंदर बैठा है ना, एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर अगर कोई क्वांटिटी रख रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो इधर से डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो 0 से इन्फिनिटी, बट 1 मत लेना ना, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये इसकी होगी डोमेन। अब चलिए गाइस इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, होगी 1 अपॉन एल एन ऑफ समथिंग, ओके। अच्छा, इससे पहले ना मैं कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूँ, कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे आपको ये पता है क्या, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की डोमेन एंड रेंज जानते हो क्या आप लोग? y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी? डोमेन आपको समझ में आ रहा है कि x कांट बी इक्वल टू 0, x कांट बी इक्वल टू 0, बाकी x कैन बी एनी रियल नंबर, तो इसके लिए आप बोल सकते हो x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। और अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज यहां पे आ जाएगी। रेंज निकालने के लिए आप x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो, मतलब आप इसको ऐसा लिख दो ना, x की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू 1 बाई एक्स है तो x की वैल्यू क्या 1 बाई वाई होगी, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 1 बाई वाई होगी, है ना, x को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y। अब y को भी वही बात मेंटेन करनी है कि y अभी डिनोमिनेटर में बैठा है, तो जिम्मेदारियां है इसके ऊपर, क्या जिम्मेदारी है, 0 ना होने की जिम्मेदारी है। तो इधर y आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब यहां पे x भी 0 नहीं हो सकता, y भी 0 नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज भी यहां पे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और इसके ग्राफ के बारे में भी बिल्कुल चर्चा करना चाहूंगा मैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनता है ना। बेसिकली ये क्या बन रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई 1 है, पॉजिटिव है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो एक तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा कुछ, ठीक है। और इस तरीके के ग्राफ को अपन है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बोलते हैं। देखो जब x 0 से जस्ट बड़ा है ना तो y इंफिनिटी है, x जब बहुत छोटा है तो y बहुत बड़ा है, और x जब बहुत बड़ा हो गया, देखो x बहुत बड़ा हो गया तो y अब 0 को अप्रोच कर रहा है, y बहुत छोटा जा रहा है, ठीक है। वही सेम चीज इधर हो रही है कि x जब 0 के जस्ट लेफ्ट में है तो, है ना, समझ में आ गई बात है, ओके गाइस। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है, ना ही x 0 हो सकता है ना ही y 0 हो सकता है। ग्राफ से भी इसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ना ही ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, x एक्सिस को अप्रोच जरूर करेगा बट x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अगर ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है मतलब y 0 नहीं हो रहा है ना। जब ग्राफ x एक्सिस को कट कर जाता है ना वहीं तो y 0 होता है,
तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे वाई जीरो नहीं हो रहा है, वही सेम बात। ठीक है, ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब एक्स भी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज कहलाएगी। ओके, क्लियर है? इतनी बात है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब चलो आ जाओ इस सवाल पे, है ना। ये लिखा हुआ है अपने पास में y इज इक्वल टू 1/ln x, इस टाइप का अपने सामने दे रखा है कि y इज इक्वल टू 1/ln x। अब फिर से सोचना है कि यार y कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएगा। ठीक है, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये हो जाएगा, एक तरीका इस क्वेश्चन को ये हो गया कि x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो। ये मतलब थोड़ा मैनुअल मेथड हो गया कि x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया, मतलब मैं ln x को क्या 1/y लिख सकता हूं, ln x को 1/y लिख दिया, x को लिख देंगे e की पावर 1/y। समझ में आ रही बात है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ln x 1/y हो गया, और एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ले लिया मतलब कि इधर जो बेस e है राइट हैंड साइड में जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो भी मसाला लिखा हुआ है उसको अपने कंधे पे बिठा लेगा, e की पावर 1/y। ठीक है, तो x हो गया e रेशु द पावर 1/y। अब यहाँ पे देखो y क्या नहीं हो सकता है ना, y क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे y जीरो ही तो नहीं हो सकता, बाकी तो y कुछ भी हो सकता है ना। 1/y e की पावर में नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, बट क्योंकि 1/y है, 1/y है, तो यहाँ पे y जीरो नहीं हो सकता है, ये हमें बात का ख्याल रखना है। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब y यहाँ पे आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एंड दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना। y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आ गई दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। डोमेन देख ली, डोमेन जीरो से इंफिनिटी का कोई भी नंबर ले लो, वन मत ले लेना, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। रेंज देख ली, है ना, रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। अब इसी रेंज को अपन डायरेक्टली यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, करना चाहे तो इधर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ln x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का हर नंबर हो पा रहा है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर देखो जीरो के आसपास होगा ना, तो y प्लस इंफिनिटी को भाग जाएगा। डिनोमिनेटर जब जीरो के आसपास होगा, मतलब x की वैल्यू जब 1 के आजू बाजू होगी ना, तो y प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी भाग जाएगा। 1 से जस्ट बड़ी होगी, जैसे 1/ln ऑफ 1 प्लस, तो ये y प्लस इंफिनिटी भाग गया, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो से जस्ट बड़ा है, प्लस इंफिनिटी भागेगा y। समझ में आ रही बात है। और अगर डिनोमिनेटर 1 से जस्ट छोटा है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर में जीरो से जस्ट छोटा नंबर मिल रहा है, मतलब ये माइनस इंफिनिटी भागेगा। तो y देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की हर वैल्यू ले रहा है, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पा रहा है y, है ना। y एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे कारण क्या है कि y एग्जैक्टली जीरो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि क्योंकि डिनोमिनेटर एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं हो रहा है ना। y को एग्जैक्ट जीरो होने के लिए डिनोमिनेटर को एग्जैक्ट इन्फिनिटी होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बट एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान से समझे आप। ओके गाइस, तो इतनी बातें हम सबको क्लियर है ना। देखो जितना डेप्थ में आप सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी फील होगी। जैसे इसके अंदर हमने बहुत डेप्थ में सोचा है कि भैया y जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होना पड़ेगा y को जीरो होने के लिए, है ना। तो जितना डेप्थ में सोचोगे, और सोचो देखो, है ना, हमारा पर्पस है कि हम सोच पाए, जब हमारे सामने कोई चीज़ें लिखी हो तो हम उसका सेंस बना पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और अमेजिंग से सवाल की तरफ। जैसे हमें इसकी रेंज बतानी है, डोमेन एंड रेंज, है ना। फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये हमें बतानी है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा ध्यान से। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको मैं याद रखता हूं, देखो s4 प्लस c4 को हम हमेशा 1 माइनस 2 एच स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर ये डिराइव कैसे करिए, ये आइडिया दे दो हमको कि हम भी डिराइव करके एक बार देख ले, संतुष्टि मिल जाए दिल को। तो देखो डेरिवेशन यहां से आई है, तुम एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर को ओपन करके देख लो, है ना, आइडिया यहां से आया है। इसको ओपन करके देखो, s की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 रख देंगे, तो वहां से ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी, है ना। एक तो ये आइडेंटिटी, और दूसरी एक ये वाली आइडेंटिटी हमें याद रखनी है गाइस,
कि S6 प्लस C6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3S² C²। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी दिमाग में रखेंगे हम लोग। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में fx को लिख दिया है 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इसको ऐसा लिख देंगे अपन 1 माइनस 2S² C²। क्लियर है गाइस? अब 2S² को फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 4S² C² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो 2 को क्या लिख दिया, 2 को 4/2 लिख दिया है ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया इसको, जिससे कि क्या होगा कि ये जो है 4S² C², इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर। देखो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर इस तरीके से लिख देंगे, तो ये बन रहा है 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 टाइम्स साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात है सबको क्लियर? ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसकी चलो रेंज के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स रेंज नाउ। तो सबसे पहले तो बच्चा लोग साइन 2x के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन 2x -1 से 1 के बीच में होता है, एंड साइन 2x का स्क्वायर, साइन 2x के स्क्वायर के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, राइट। साइन 2x का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। हमें -1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसको अगर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1/2 टाइम्स साइन 2x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इनइक्वालिटी पलट जाएगी जब -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू -1/2 -1/2 हो जाएगा, 0 इंटू -1/2 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो चलो 1 ऐड कर देते हैं ना, ऐड 1। तो 0 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इधर ये बन गया 1 माइनस 1/2 टाइम्स साइन 2x का स्क्वायर, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 में 1 ऐड करोगे तो ये +1/2 बन गया। देखो ऐसा कुछ बन रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू +1/2, लेस देन और इक्वल टू 1। फिर अपने को इसका रेसिप्रोकल करना है ना, इसके रेसिप्रोकल को पता लगाना कि इसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है। तो इफ वी डू इट्स रेसिप्रोकल विच इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 टाइम्स साइन 2x का स्क्वायर। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। ठीक है, देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, बट 1/2 का रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ बेसिक्स होते हैं रेसिप्रोकल करने के लिए कि इनइक्वालिटी में किस तरीके से रेसिप्रोकल करते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/2 2 बन जाएगा, 1 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 रहता है, और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसकी जो रेंज मिल रही है ना, ये कहां से कहां तक की वैल्यूज अचीव कर पा रहा है, 1 से 2 तक की वैल्यूज अचीव कर पा रहा है। तो अब फाइनली मैं यहाँ पे आंसर लिखने जा रहा हूँ, इट्स रेंज इज क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 2। अगर डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर ले लो यहाँ पे, है ना, 1 से 2 के बीच की वैल्यू ले रहा है, डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है ना, यही तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 1/2 से 1 के बीच में है, तो डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है। तो रेंज के बारे में तो कोई टेंशन वाली बात, मतलब डोमेन के बारे में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। डोमेन तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर ओवर हियर। ठीक है, सिंपल है बात है, x कैन बी एनी रियल नंबर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर 1/2 से 1 के बीच का नंबर है ना। जो डिनोमिनेटर है वो 1/2 से 1 के बीच की वैल्यू दे रहा है, तो डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन गाइस, ये a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट है, तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें। इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है, आंसर बाद में देखना, पहले खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी। अब ये वाला जो सवाल है वो पूछा गया है एडवांस 2007, है ना, 6 नंबर का ये सवाल आया था एडवांस 2007 में। fx अपने पास में एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दे रखा है, fx ये दे रखा है अपने पास। ठीक है, इसके कोई कॉमन फैक्टर दिख रहे क्या? न्यूमरेटर के फैक्टर करोगे तो x - 5 इंटू x - 1,
ठीक है, देख लेते अगर दिखते तो। न्यूमरेटर के फैक्टर्स ये हो गए, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करोगे तो ये बनेगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। दिस इज द फैक्टर्स फॉर डिनोमिनेटर। तो कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कॉलम वन में हमें दे रखा है कि अगर x माइनस वन से वन के बीच में हो तो एफ एक्स कहां से कहां तक होगा। ठीक है, जब x वन से टू के बीच में हो तो एफ एक्स कहां से कहां तक की वैल्यू लेगा। जब x थ्री से फाइव के बीच में हो तब एफ एक्स कहां से कहां तक होगा, x ग्रेटर देन फाइव होगा तो एफ एक्स किधर से किधर तक होगा। तो अब इस सवाल के अंदर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा बहुत ही लॉजिकल तरीके से, है ना, बहुत लॉजिकल वेवी कर्व मेथड हम लोग यूज करके इसका ग्राफ बना देंगे बहुत इजीली। और एक बार अगर हमने इसका ग्राफ बना दिया तो उसके बाद में हम हर चीज के बारे में बहुत इजीली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ग्राफ के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे पास है x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर में है x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में है x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। तो लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। तो सबसे पहले तो मुझे ये आइडिया लग रहा है ना, बहुत इजी वे में ग्राफ बनाने वाला हूं। देखो जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे में। ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स वेवी कर्व मेथड सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं ना, वेवी कर्व मेथड। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके दिख रहा है कि 1 2 3 एंड 5 है ना, 1 2 3 एंड 5, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, 5 के राइट में सब कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, दिख रहा है ना आपने को कि सारे फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू देंगे। एग्जैक्टली 5 पे 0 मिल रहा है, एग्जैक्टली 5 पे x इज इक्वल टू 5 पे y 0 रहेगा, और 5 के राइट में कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आने वाली है ना, कुछ ग्राफ जो होगा अबोव द x एक्सिस रहेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। ठीक है, और अगर x इंफिनिटी जाएगा तो y कहां को जाएगा। अगर x इंफिनिटी जाता है तो y कहां को जाता है। तो इसके लिए हल्का सा एक लिमिट्स का ज्ञान लगेगा गाइस। अगर आपने लिमिट्स पढ़ रखी है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा कि देखो ये बेसिकली क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, है ना, ऐसा लिखा है। अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, मैं ये देखना चाहता हूं जब x इंफिनिटी जाएगा तो y कहां को अप्रोच करने वाला है। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लिमिट सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर आपने लिमिट्स पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप इजीली समझ सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसको कॉमन ले लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर बनेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस फाइव बाई एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर बनेगा। तो दिखाई दे रहा है कि ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो, ये भी जीरो जब एक्स इंफिनिटी को जाएगा तो ये चारों टर्म जीरो हो गई। 1 अपॉन 1 मतलब जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ ये y इज इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच करेगा। ठीक है, ग्राफ जो है ये 1 को अप्रोच करेगा, ऐसा चलेगा इसका ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच करने वाला है। चलिए एक बार मैं थोड़ा और नीचे बना देता हूँ ग्राफ। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए 1 और 2 एंड 3 एंड 5। 5 पे जीरो वैल्यू आ रही थी वो ऑब्जर्व कर ली हमने कि एट x इज इक्वल टू 5 द वैल्यू वी आर गेटिंग इज जीरो, और जब x इंफिनिटी को जाएगा तो ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच करेगा। ये जो लाइन है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू जीरो हो गई x एक्सिस, एक यूनिट ऊपर y इज इक्वल टू 1 लाइन होने वाली है, तो ग्राफ यहाँ को अप्रोच करने वाला है। ओके 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 ओके, अब इधर देखो पॉजिटिव साइन मिल रहा है ना एक्सट्रीम राइट में। अगर अपन वेवी कर्व यूज करते तो पॉजिटिव साइन मिल रहा है, मतलब इन सब का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब y की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ग्राफ को अबव द एक्स एक्सिस बनाया। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। 5 से जस्ट पहले ये नेगेटिव ग्राफ देगा, है ना, मतलब ग्राफ यहाँ पे बिलो द एक्स एक्सिस होने वाला है, क्योंकि वेवी कर्व मेथड तो अपन लोग सब बेसिक जानते ही है ना गाइस। वेवी कर्व मेथड हम लोग सब बेसिक जानते हैं कि एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, फिर पॉजिटिव साइन रहेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव।
ठीक है, तो इधर जो ग्राफ रहेगा वो नेगेटिव रहने वाला है, एक्स एक्सिस के नीचे रहने वाला है। और जब x3 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, ठीक है, जब x3 को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। देखो 5 के राइट में पॉजिटिव ग्राफ, 5 के लेफ्ट में नेगेटिव ग्राफ, ठीक है, इधर पॉजिटिव साइन इधर नेगेटिव साइन। अब यहां पे फिर से क्या पॉजिटिव साइन होता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहां पे ग्राफ फिर से क्या अबव दी एक्स एक्सिस होने वाला है। और जब ये 3 को जा रहा है गाइस, ठीक है, 3 के जस्ट लेफ्ट में फिर से जो ग्राफ होगा वो प्लस इंफिनिटी जाएगा। 3 के जस्ट लेफ्ट में, है ना, 3 से बड़ा रखो चाहे x की वैल्यू, 3 से छोटी रखो चाहे x की वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, या तो 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा नंबर। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन कमेंट कर ही दिया है, तो यहाँ पे ये प्लस इंफिनिटी जाएगा, देखो, है ना, 3 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ प्लस इंफिनिटी जाएगा। और 2 पे भी ग्राफ इंफिनिटी को जाएगा, देखो 2 पे भी 0 बन रहा है, तो इसके बीच में इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा रहने वाला है, कुछ ऐसा सा रहेगा, समझेंगे बात को। 2 से 3 के बीच में एक पॉजिटिव ग्राफ मिलने वाला है, ग्राफ मतलब अबोव दी एक्स एक्सिस रहेगा। तो यहां पे देखो 2 एंड 3 दोनों पे ही देखो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ग्राफ, क्लियर। अब 2 के लेफ्ट में क्या होगा गाइस, यहां पे साइन नेगेटिव रहने वाला है। वेविकर मेथड ये तो बोलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पे ग्राफ नेगेटिव रहेगा, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है, 1 पे ग्राफ 0 को हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले इसके आगे देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, 2 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ माइनस इंफिनिटी को जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ फिर से अबव दी एक्स एक्सिस चला जाएगा। और जब x इंफिनिटी जा रहा हो या फिर x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो y 1 को अप्रोच करेगा, है ना। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, x को चाहे इंफिनिटी भगाओ या x को माइनस इंफिनिटी भगाओ, y की वैल्यू तो 1 को जा रही है, x इज इक्वल टू 1 पे y 0 है, तो इस इंटरवल में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो एकदम लॉजिकल तरीके से मैंने इसका ग्राफ बना लिया, देखो जरा ध्यान से, है ना, ये x एक्सिस हो गई, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए 1 2 3 4, 2 एंड 3 पे देखो 2 एंड 3 के लेफ्ट राइट में ग्राफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाएगा, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव साइन है वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, जहां नेगेटिव साइन है वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव साइन है, ग्राफ देखो एंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर है, 3 पे भी इन्फिनिटी को जा रहा है, 2 पे भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अब 2 के लेफ्ट में देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ग्राफ देखो माइनस इन्फिनिटी से होता हुआ है, और 1 पे फिर से 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ 0 हो रहा है, और जब x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ग्राफ 1 को अप्रोच करेगा। तो ये हमने इसका कंप्लीट ग्राफ बना दिया है। अब हम इजीली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अब अपन इजीली कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पहला क्या बोल रहा है कि जब x माइनस 1 से 1 के बीच में होगा तो एफ एक्स इसके बीच में, ठीक है। तो जब x माइनस 1 से 1 के बीच में है, माइनस 1 यहाँ के मिलने वाला है, ठीक है, तो x जब माइनस 1 से 1 के बीच में है तो ग्राफ देखो 0 से तो ऊपर है बट 1 से नीचे है ना। जब x माइनस 1 से 1 के बीच में है तो ग्राफ क्या, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है ना, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है इस इंटरवल में। जब x माइनस 1 से 1 के बीच में है तो ये आ जाएगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि जब x 1 से 2 के बीच में है तो एफ एक्स कैसा है, जब x 1 से 2 के बीच में है तो ग्राफ देखो एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू धारण कर रहा है ना, यहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो जब x 1 से 2 के बीच में है तो एफ एक्स लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यूज उठा रहा है, ठीक है, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है जब x 1 से 2 के बीच में है। तो जब x 1 से 2 के बीच में है तो एफ एक्स लेस देन 0 आएगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि जब x 3 से 5 के बीच में है तो एफ एक्स कहाँ है, जब x 3 से 5 के बीच में है तो फिर भी देखो एफ एक्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब x 3 से 5 के बीच में है तो एफ एक्स फिर से लेस देन 0 मिलने वाला है, मतलब इसका भी आंसर यही हो जाएगा, एफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 5 है तो एफ एक्स कहाँ पे है, तो जब x ग्रेटर देन 5 है तो ग्राफ देखो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ग्राफ अगेन 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 5 है तो ग्राफ अगेन 0 से 1 के बीच में है। तो a का आंसर भी p, b का आंसर q, c का आंसर भी q एंड d का आंसर भी p।
So that will be our answer for this question. ठीक है, क्लियर है इतनी बात है, सिंपल है। तो ऑफिशियल आप आंसर चेक कर लेना, यही आंसर आने वाला है। एंड दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखी है अपन ने बस इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। और ग्राफ के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार आप बस थोड़े थोड़े आइडियाज पिक कर लो कि सर ने क्या सोचा है। यहाँ पे मैंने वेवी कर्व मेथड का सहारा लेके वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह साइन मैंने डिसाइड कर लिया, ये देख लिया कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ इन्फिनिटी को जाएगा ग्राफ। तो ये बस बेसिक आइडियाज लिया मैंने ग्राफ बनाने के लिए, ना ही मैंने डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ग्राफ बनाने की अप्रोच रखी है और बहुत इजीली इसका ग्राफ बन भी गया है। और एक बार अपन इसका ग्राफ बना ले उसके बाद में हम इजीली कमेंट कर सकते हैं कि क्या रेंज होने वाली है ना। कि देखो 1 के लेफ्ट में ग्राफ 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव वैल्यू देगा, 2 से 3 के बीच में फिर से कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 1 से बड़ी ही कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 से 5 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 5 के राइट में 0 से 1 के बीच की वैल्यूज आ रही है। तो बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन हो, जैसे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे अगर हमें रेंज निकालनी है, मतलब वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो इधर स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, तो इसका स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab, राइट। इसी तरीके से स्क्वायरिंग होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर वाई स्क्वायर। हमें वाई की वैल्यूज बतानी है कि वाई कहां से कहां तक की वैल्यूज ले पा रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होके 4 माइनस 1 3 बन गया, 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे देखना है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y तो रेंज होने वाली है। तो यहां पे मिनिमम क्या होगा गाइस, वाई स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या लेने वाला है, सोचो जरा, देख पा रहे हो क्या आप लोग। वाई स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू लेगा वो 3 प्लस 2 टाइम्स, जब ये चीज 0 हो जाएगी ना तभी तो मिनिमम वैल्यू लेगा। मतलब x की वैल्यू या तो 2 रख दो, 0 हो गया तब ये मिनिमम वैल्यू ले लेगा, या फिर x की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स 0, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हो, जब ये 0 हो गया तब जाके 3 प्लस 2 टाइम्स 0, मतलब वाई स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू 3, ओके। अब सोचो मैक्सिमम वैल्यू क्या लेने वाला है, वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या होगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ले तो ये 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, तो एक्स स्क्वायर की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू लेने वाला है, तो ये एक्स स्क्वायर की वो वैल्यू, मतलब 1 एंड 4 के मिड पॉइंट वाली वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। 1 एंड 4 का मिड पॉइंट क्या होता है, 1 एंड 4 का मिड पॉइंट हो गया 1 प्लस 4/2 विच इज 5/2। मतलब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/2 रख दूंगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 5/2 रख दी जाए तब ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। 4 एंड 1 का मिड पॉइंट। ऐसा क्यों सर, अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के पीछे मतलब बहुत तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका हो गया क्वाड्रेटिक, कि ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाई क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर को टी मान लोगे तो एक क्वाड्रेटिक की तरह दिखाई देगी। और क्वाड्रेटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, जैसे अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है ना गाइस, तो अगर उसके रूट्स 1 एंड 4 है ना, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि 4 माइनस टी इंटू टी माइनस 1 है, 4 माइनस टी इंटू टी माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक है, और उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू उनके दोनों रूट्स के, मतलब उस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों रूट्स के एग्जैक्टली मिड में मिलने वाली है ना। 1 एंड 4 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वही मैंने बोला कि देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/2 रख दो, मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू 5/2 रख दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, सिंपल। इसी चीज को अपन AMGM से भी कर सकते हैं, कि ये दोनों ले लिया और मैंने बोला कि AMGM इनइक्वालिटी से भी अपन प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं इसी चीज को समझने के। तो वाई स्क्वायर जो मैक्सिमम होने वाला है, वाई स्क्वायर मैक्सिमम ये आ जाएगा
जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/2 हो जाए तो वहां पे मैक्सिमम होने वाला है, जो कि हो गया 3 + 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, देखो 4 - 5/2, 4 2 ज़ा 8, 8 - 5 3/2 होता है, इंटू 5/2 - 1 दैट इज ऑल्सो 3/2, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, 2 × 3/2, तो ये बन रहा है 3 + 2 टाइम्स 3/2 which is equal to 3 + 3 which is 6. So that is the maximum value of y square. तो हमारा जो y स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है ना। y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 6। तो इधर से y के बारे में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। अब ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो भी y होगा ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, बिकॉज y इज द सम ऑफ 2 अंडर रूट्स। y जो है वो 2 अंडर रूट का सम है, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पे जो fx है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू √3 से √6 हो जाएगी। √3 से √6 की वैल्यू ले सकता है y, ठीक है। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3, लेस देन और इक्वल टू √6, है ना। -√6 से -√3 की वैल्यूज नहीं लेगा। जनरली अपन लोग ऐसे करते हैं ना कि a² इज बिटवीन 1 to 4, तो जो a होता है वो 1 से 2 एंड -2 से -1 होता है, बट यहाँ पे वो नेगेटिव वाला इंटरवल हमने नहीं लिया है, क्योंकि जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला इंटरवल लिया है √3 से √6, है ना। -√6 से -√3 तक का इंटरवल हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया ये सवाल देख के। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ गाइज, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए, क्योंकि कई बार दो फंक्शन सेम इक्वली दिखाई देते हैं बट वो इक्वल होते नहीं है, ठीक है। कई बार दो फंक्शन अपने को इक्वल दिखाई दे जाता है, जैसे कि टू फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल। दो फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब उसकी डोमेन सेम हो, है ना। उन दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, पहली बात। उन दोनों की कोडोमेन सेम होनी चाहिए, ठीक है, या फिर रेंज सेम होनी चाहिए ना। कोडोमेन की बजाय यहाँ पे प्रॉपर वर्ड यूज करना सही रहेगा रेंज, उनकी रेंज सेम हो, ठीक है। वैसे कोडोमेन भी ठीक है ना। एंड fx एंड gx आर सेम फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर डोमेन, मतलब दोनों फंक्शन सेम हो, दोनों फंक्शन सेम हो। अब सुनना जरा ध्यान से, एग्जांपल इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। ni मतलब नॉन आइडेंटिकल, i मतलब आइडेंटिकल। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखो, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है ln ऑफ x² एंड 2 टाइम्स ln ऑफ x। अब जैसे देखा जाए तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं, 2 टाइम्स ln x में, ये इसको अपन इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं, इसको अपन इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हाँ सर सेम ही तो फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है, बट ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। इनका ग्राफ भी डिफरेंट आने वाला है। इसका ग्राफ क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो x कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x को यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। फर्स्ट वाले में तो x कैन बी एनी रियल नंबर, x can be any real number except 0, ठीक है, that is the domain of this one। बट यहाँ पे इसकी डोमेन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, that is the domain, है ना। या फिर अपन बोले x belongs to 0 to infinity। साफ साफ देखो ना यार कि यहाँ पे -2 नहीं पुट कर सकता x की जगह, बट यहाँ पे x की जगह -2 पुट किया जा सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 बना देगा। तो इन दोनों का ग्राफ ना अलग अलग होने वाला है, इन दोनों का ग्राफ अलग होगा। तो ग्राफ अगर दो अलग अलग है ना, तो मतलब फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो फंक्शन को आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहले तो डोमेन्स चेक करो दोनों फंक्शन की, फिर रेंज चेक करो, फिर देखो दोनों फंक्शन सेम है कि नहीं है। ओके, जैसे ये देखे cosec x एंड 1/sin x, ठीक है, cosec x एंड 1/sin x, क्या ये सेम है कि नहीं है ना। क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है। देखो पहला वाला तो नहीं है, पहला वाला तो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। फिर से बता देता हूँ फर्स्ट वाले में गाइस, कई बच्चों को यहाँ पे ये डाउट आता है कि सर लॉगरिदम में बचपन में पढ़ लिया था सर कि ln ऑफ x², है ना, बचपन में हमने पढ़ लिया था सर, ये आइडेंटिटी तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ln ऑफ x² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln x। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये हम करते तो है कई बार, कितनी बार ही हमने यूज किया लॉगरिदम में, इसमें कुछ गलत नहीं है गाइस।
बट अगर मैं फंक्शन की बात करूं, मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वहां पे इस कंडीशन के अंडर कर रहे हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। जब x पॉजिटिव होगा तभी ln x स्क्वायर 2 टाइम्स ln x के इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। If x is greater than 0 then only ln of x square is equal to 2 times ln x। तो अंडर दिस कंडीशन हम इसको इक्वल बोल रहे हैं। बट अगर हमारे सामने ये दो फंक्शन दे रखे हैं, पूछा कि आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है, तो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इनकी डोमेन ही सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब यहां पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन बताओ। कॉसेक एक्स में हमें पता है कि एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लिया जा सकता क्योंकि कॉसेक डिफाइंड नहीं होता वहां पे। ओके, 1 अपॉन साइन एक्स में इसकी डोमेन देखो, यहां पे एक्स क्या लिया जा सकता है, यहां पे भी मैं बोलूंगा एक्स को कोई भी रियल नंबर ले लो, बट ऐसा नंबर मत लेना कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो साइन एक्स कहां जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है। तो इधर हम बोलेंगे एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। डोमेन सेम आ गई दोनों के, डोमेन सेम आ गई। और फंक्शन तो सेम है ही, देखो cosec x एंड 1 अपॉन साइन एक्स दे आर सेम फंक्शन, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू cosec x। ठीक है, तो डोमेन सेम आ गई, फंक्शन हूबहू सेम है। ठीक है, तो इसलिए जैसे यहां पे देखो, यहां पे भी ये दोनों सेम चीजें हैं बट इनकी डोमेन अलग अलग है। ln ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन 2 टाइम्स ln x लिख सकते हैं, बट तभी लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज तो नहीं लिख सकते ना। तो ये बात हो जाती है। तो इसलिए ये वाला तो क्या हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन। सेकंड वाला इज एन आइडेंटिकल फंक्शन। आर वी क्लियर गाइस, है ना, सिंपल है, इतनी बात है। नाउ द थर्ड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स। ये कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इधर देखो कि 10x में x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। राइट गाइस, यहाँ पे आप x की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 नहीं रख सकते। बट जी एक्स की बात करी जाए तो जी एक्स में यहाँ पे क्योंकि कॉट लिखा है तो कॉट के साथ कुछ कंडीशंस आती है। कॉट एक्स के साथ क्या कंडीशन आती है कि x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई तो नहीं हो सकता कॉट के अंदर क्योंकि कॉट डिफाइंड ही नहीं होता वहां पे। और साथ के साथ यहाँ पे कॉट में क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है कॉट, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात है, ना ही x यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है क्योंकि कॉट डिफाइंड ही नहीं होता, कॉट डिफाइंड ही नहीं होता इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। और ना ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो सकता है क्योंकि देखो कॉट डिफाइंड तो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बट वहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है। कॉट ऑफ पाई बाई 2 इज 0, तो इसलिए यहां पे पाई बाई 2 नहीं रख सकते। तो देखो इनकी डोमेन ही मैच नहीं करी, इनकी डोमेन मैच नहीं करी तो इसको नॉन आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। नॉन आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि हमेशा 10x 1 अपॉन कॉट एक्स के इक्वल हमेशा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो क्या हमेशा इक्वल है, नहीं होगा हमेशा। ठीक है, देयर ग्राफ आर नॉट सेम। इनका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में हल्का सा एक डिफरेंस आ जाएगा, ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, sec x एंड 1 अपॉन cos x। अब sec x के बारे में बात करें तो यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। x यहां पे कोई भी रियल नंबर ले लूं बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं ले सकते। और cos x के बारे में बात करें क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos 0 तो हो नहीं सकता, तो इधर भी मैं बोलूंगा कि x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो देखो डोमेन मैच कर गई, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन मैच है, एफ एक्स एंड जी एक्स की डोमेन सेम है, इसलिए ये आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। बाकी तो चीजें सेम ही है, देखो sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, है ना, sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x होगा, दोनों की डोमेन सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का खेल आ जाता है। जैसे देखो cosec x एंड 1 अपॉन साइन एक्स का हमने देखा था कि ये आइडेंटिकल है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि बताओ ये फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है, तो इधर साइन एक्स के अंदर देखो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर इन साइन एक्स।
बट यहाँ पे cosec x में x क्या नहीं हो सकता, x कांट बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इसकी डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, है ना, n पाई नहीं हो पाएगा cosec x, ठीक है। cosec x के अंदर यहाँ पे x की जगह पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आ सकता, क्योंकि cosec वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन cosec x एंड sin x आर नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, ये नॉन आइडेंटिकल होगा फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ के बारे में चर्चा करूं, जैसे sin x का ग्राफ तो अपने को पता ही है, sin x का ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ sin x, राइट गाइस, ये sin x का ग्राफ हो गया। अगर मैं 1 अपॉन cosec x का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो 1 अपॉन cosec x बेसिकली होता तो sin x ही है, बट कहां कहां ये sin x नहीं होगा, जहां जहां पे n पाई है ना, यहां पे डिफाइंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, बट इसके ग्राफ, इन दोनों के ग्राफ में फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे n पाई पे होलो सर्कल्स आने वाले हैं, जहां जहां पे x n पाई हो रहा है ना, जैसे ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, यहाँ पे होलो सर्कल्स आ जाएंगे, बस इतना सा फर्क है। इन दोनों के ग्राफ में देख लो कितना सा फर्क है, होलो सर्कल आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे, n पाई पे, क्योंकि n पाई पे भैया डिफाइंड नहीं है ना, डोमेन में नहीं है n पाई, ठीक है, cosec डिफाइंड नहीं होता डोमेन में। तो 1 अपॉन cosec x एंड sin x, तो अगर मैं बोलूं कि सर 1 अपॉन cosec x की वैल्यू तो sin x की इक्वल ही होती है बेटा, 1 अपॉन cosec x की वैल्यू sin x के इक्वल होती है, हर जगह होगी, बट n पाई पे नहीं होगी, n पाई पे इनकी वैल्यूज आपस में सेम नहीं आने वाली है, क्योंकि n पाई पे ये बुरा मान जाएगा, ये डिफाइंड ही नहीं है, बट ये डिफाइंड है n पाई पे। आर वी क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज देखोगे तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, पहले तो डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे x कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। x यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि tan बैठा है, टेन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को तो कहीं दिक्कत नहीं है, बट tan को दिक्कत आ जाएगी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। इसके बारे में डिस्कस किया जाए gx, तो यहां पे भी x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। यहां पे भी ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो पाएगा x, बाकी आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो दोनों की डोमेन मैच कर गई, डोमेन दोनों की मैच कर गई। अब देखो दोनों की वैल्यूज भी मैच कर रही है क्या, क्या ये सेम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब क्या ये मतलब इक्वल है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आने वाले हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि प्रूव दैट टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होंगे, प्रूव करो। आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले जाओ, ठीक है, दिख जाएगा आपको। हाँ जी, या फिर मैं करके बताऊं, देखो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर टेन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिखें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले गए, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले गए तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 1। देखो एलसीएम लेंगे तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो एक साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिखा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बैठा है, तो आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। तो सब टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल वैल्यूज आ रही है, और इन दोनों की डोमेन भी सेम है, तो हेंस वी कैन से दैट दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। आई फॉर आइडेंटिकल, एन आई मीन्स नॉट आइडेंटिकल, ओके। इसके बारे में समझ ही सकते हो कि ये भी देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, बट कब होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मत रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बट इसकी तो डोमेन ऑल रियल नंबर है ही, है ना, इसके लिए तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो दोनों की डोमेन ही सेम नहीं है, हेंस दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन।
इसके बारे में बात करें, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आ रही है क्या कहीं कोई दिक्कत? -2 रखोगे दिक्कत आएगी, -2 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 बन गया, अंडर रूट ऑफ 4 डिफाइंड है, ठीक है। बट यहां पे देखो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर x है, यहां पे x को हमें कुछ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। तो डोमेन मैच करी नहीं, डोमेन मैच करी नहीं तो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। इधर देखो, यहां पे भी देखो 1/x लिखा है ना, 1/x, x 0 तो हो नहीं सकता इधर, x कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर इसकी डोमेन आ जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब यहाँ पे तो x क्या आ सकता है ना, यहाँ पे x 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे x -1 नहीं हो सकता है ना, और यहाँ पे भी वैसे x -1 नहीं हो सकता। तो इसकी फर्स्ट वाले की डोमेन आ रही है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड -1, और इसकी डोमेन आ जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ये फर्क आ गया दोनों में, देखो। तो हैंस दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, ऑल्दो वी नो दैट sec² x - tan² x इज इक्वल टू 1, बट आप बारीकी समझे चीजों की, sec² x - tan² x 1 तभी होगा जब x यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो। तो इन दोनों का अगर ग्राफ बनाने को बोले तो इन दोनों का ग्राफ अलग अलग आएगा, है ना। इसका भी ग्राफ y इज इक्वल टू 1 लाइन आने वाला है, बट y इज इक्वल टू 1 लाइन, उसके अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होलो सर्कल्स मिल जाएंगे। अगर आप fx का ग्राफ देखो, x एक्सिस y एक्सिस, fx का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 लाइन आएगी गाइस, बट हमें होलो सर्कल मिलेंगे कहाँ पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, इधर ये होलो सर्कल अपने को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों के ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम ग्राफ होते इन दोनों के तो आइडेंटिकल फंक्शन भी होते, ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम ग्राफ इन दोनों के है नहीं। तो वही सारी बात है, ये बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का। अब अपन मेन आज की काम पे चलते हैं, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ के साथ हम लोग बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। अगर हमें fx का ग्राफ पता हो और -fx का ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो कैसे करना है कि अगर fx का ग्राफ पता है ना, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -fx, ठीक है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इन इट्स एंटायर डोमेन, देन टेक इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ओके। जैसे कि अपने को पता है y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ, और हमें बनाना है ग्राफ y इज इक्वल टू -sin x का। समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? साइन x का ग्राफ बना लेना बच्चा लोग, ये साइन x का ग्राफ बना दिया हमने फटाफट इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूंगा ना, -sin x का ग्राफ बनाना है, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जहां पे ये +1 हो रहा था वहीं पे वैल्यू अब -1 हो गई, मतलब ग्राफ जो है वो पलट जाएगा अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ को पलट दिया x एक्सिस के अबाउट। तो ग्राफ को जब अपन पलटेंगे x एक्सिस के अबाउट तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब क्योंकि इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव बन जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए ग्राफ पलट रहा है इस तरीके से, इसका ग्राफ ऐसे रहेगा, ठीक है। इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स। ग्राफ को पलट दिया, सिंपल। चलिए, अगर हमें f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, देखो -fx एंड f ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अगर हमें f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो इस बार हम मिरर इमेज लेंगे अबाउट y एक्सिस। इस बार y एक्सिस के अबाउट चीजें बदल जाएगी, ठीक है। -fx में x एक्सिस के अबाउट बदल रहा था ग्राफ, और f ऑफ माइनस एक्स में y एक्सिस के अबाउट ग्राफ पलट जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा इसका एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि log ऑफ माइनस एक्स, समझना कि अगर हमें y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पता हो, पता है ना, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना, जहां पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सबको पता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पे समझना चीजें क्या हो रही है, इधर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, यहां पे x अब लेस देन 0 होगा, ठीक है।
जो वैल्यू यहाँ पे +2 पे मिल रही थी वही वैल्यू यहाँ पे -2 पे मिलेगी, है ना। जो वैल्यू यहाँ पे +1 पे मिल रही थी वही वैल्यू यहाँ पे -1 पे मिलेगी। तो अगर हमें log ऑफ -x का ग्राफ कोई पूछे, और जो कि बहुत कॉमन सा है, देखो अब ऐसा मत बोलना सर, ऐसी बचकानी बातें मत करना सर, लॉग के अंदर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा। अब जब हम वेरिएबल पुट करेंगे ना तो वो नेगेटिव वेरिएबल पुट करेंगे, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ऐसी छोटी बच्ची वाली बातें मत करना गाइस, कि अपन ऐसा बोले कि सर ये नेगेटिव कैसे हो गया लॉग के अंदर। लॉग के अंदर नेगेटिव है, बट अब यहाँ पे x भी अपन नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ log x, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ log ऑफ -x। हुआ क्या, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो गया ग्राफ। तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, तब जाके हमारे पास f ऑफ -x का ग्राफ आ जाता है। अगर fx का ग्राफ पता है तो f ऑफ -x का ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिया जाता है, सिंपल। वैसे ही हम लोग tan ऑफ -x एंड sin ऑफ -x का ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आप tan x का ग्राफ प्लॉट करना और tan x के ग्राफ में मिरर इमेज ले लेना, ठीक है। जैसे एक और मैं बढ़िया एग्जांपल लूँ ना, तो ये देखो अच्छा सा एग्जांपल है कि हमें e की पावर x का ग्राफ पता है क्या, fx इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बच्चे को पता है यहाँ पे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। e रेज़ टू द पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से बनने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x। बट अगर मैं e रेज़ टू द पावर -x का ग्राफ पूछूं आपसे कि बताओ y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -x का ग्राफ कैसा रहेगा। हाँ जी गाइस, अगर e रेज़ टू द पावर -x का ग्राफ पूछूं तो वो पलट जाएगा अबाउट y एक्सिस। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ e रेज़ टू द पावर -x, है ना। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -x। एंड इट मेक सेंस यार, ऐसा ही होना चाहिए e की पावर -x का ग्राफ, क्योंकि देखो जो वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू +2 पे मिल रही थी ना, +2 पे क्या वैल्यू मिल रही थी, ई स्क्वायर वैल्यू मिल रही थी, है ना। x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू ई स्क्वायर मिल रही थी। वही वैल्यू यहाँ पे -2 पे मिल रही है। देखो -2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, ई स्क्वायर मिलेगी, x की जगह -2 रखेंगे तो इसलिए ग्राफ पलट रहा है ना। इसलिए ग्राफ की मिरर इमेज हम ले रहे हैं अबाउट y एक्सिस। बट वहीं पे अगर मैं आपको इसका ग्राफ पूछूं, अगर ग्राफ पूछा जाए y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर x, ई की पावर एक्स का ग्राफ पता है और माइनस ऑफ ई की पावर एक्स का ग्राफ पूछा गया, तो अब ग्राफ की मिरर इमेज हो जाएगी अबाउट एक्स, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज पॉजिटिव थी वही वैल्यूज नेगेटिव बन चुकी, राइट। जैसे x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही थी, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब अपन मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स, अगर इसकी मिरर इमेज ले तो ऐसा बनेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो आई होप आपको क्लैरिटी है कि e की पावर x का ग्राफ अपने को पता है, तो e की पावर -x का ग्राफ के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर x के ग्राफ के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। क्लियर है बच्चा लोग, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मॉड्यूलस ऑफ fx, अगर हम मॉड्यूलस ले रहे हैं ना, मॉड्यूलस क्या करता है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव बना देगा, अगर इसके अंदर कुछ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, है ना। और अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रखेगा, कोई चेंजेस करता नहीं है। मॉड्यूलस का सिंपल सा काम इतना सा है, वही काम ये ग्राफ के अंदर भी करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। कि ड्रॉ द एंटायर ग्राफ ऑफ fx, रिफ्लेक्ट द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाइज बिलो x एक्सिस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। पूरा ग्राफ ड्रॉ करो और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। सिंपल सा काम इतना सा करता है कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो, ओके। जैसे हमें मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इधर देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। बच्चे को पता है ये 0 हो जाता है, ये पाई हो जाता है, ये 2 पाई हो जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव में, है ना, उसको पॉजिटिव बना देगा। कि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कुछ नेगेटिव आ रही है, जैसे सपोज ये -1 आ रही है यहाँ पे वैल्यू ना, यहाँ पे मैं वैल्यू -1 आ रही है, इसको +1 कर देगा। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर देगा,
ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज रखेगा और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो खत्म, अब खत्म। तो नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। आर वी क्लियर? बहुत ही इजी, राइट गाइस। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, है ना। लॉजिकली समझना चीजों को, बहुत लॉजिकल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारे पास एक इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन? ये एक अपवर्ड पैराबोला होने वाला है जिसके दो फैक्टर्स है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो बच्चा बच्चा इसका ग्राफ बनाना जानता है कि मतलब बेसिकली इसके दो रूट्स होंगे ना, -1 एंड -2। तो एक पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दो रूट्स यहाँ पे आ गए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1 आर दी रूट्स। अपवर्ड पैराबोला होने वाला है, कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। बट अगर मैं इसके मॉड्यूलस का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ गाइस, तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये इसके मॉड्यूलस का ग्राफ बन गया। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए, तो नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया है। हाँ जी, चलिए, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में। एफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स प्लस ए, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो कि पास्ट ईयर में अगर पूछे गए हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा, ठीक है। ग्राफ के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। तो बस तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मजे में चल रही होगी, है ना। तो इसी तरीके से पढ़ते रहे, मचाते रहे। मिलते हैं गाइज अगले सेशन में। अभी हम फंक्शन के एंड में हैं गाइज, अभी हमारा एंड गेम चल रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना, है ना। अभी लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, जैसे फंक्शनल इक्वेशन 1 मैनी 1 ऑन 2 इन 2, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर जेई मेंस में मेजर क्वेश्चन देखे ना मैंने फंक्शंस के, तो फंक्शंस के मेजर क्वेश्चन यही से आए हैं, मैनी 1 1 1 ऑन 2 इन 2। और अगर हमें कमेंट करना है कि कोई फंक्शन मैनी 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, तो उसके लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन रेंज हमने सीख ली है। डोमेन रेंज आगे जाके और बहुत क्वेश्चन करेंगे, जब मैनी 1 1 1 के बारे में बात करेंगे तो वहां पे और डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे गाइस, ठीक है। रेंज पे बहुत क्वेश्चन होंगे जब भी हमें डिसाइड करना हो कि फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है। तो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है, जब हम उसकी रेंज निकाल पा रहे हो। तो आगे जाके हम रेंज के बारे में भी और बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं, जब ऑन टू इनटू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ भी वहां पे काम आने वाला है, ग्राफ देख के भी पता लग जाता है कि फंक्शन मैनी 1 है कि 1 1 है। तो ग्राफिकल नॉलेज भी हमारी नेक्स्ट क्लास में बढ़ेगी और उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हमारा फंक्शन का एंड गेम है और इस टाइम पे हमें कंप्लीट बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को, है ना। रैप अप करेंगे बढ़िया से इस चैप्टर के। बस लास्ट के 2-3 लेक्चर्स और आने वाले हैं, 3-4 लेक्चर और आएंगे ज़्यादा, उसके अंदर अपन अच्छे से, है ना, रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को। So thank you everybody for being a part of this class. See you in the next one. Till then, take care. Tada, bye bye. Have a great day.